लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक रेशियो लेंगे, दैट विल एक्चुअली गिव अस अ रिलेशन ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाई के। ये डिराइव नहीं किया है मैंने आप लोगों को बोला था डिराइव करने के लिए, सो यू कैन डू इट इवेंचुअली। बट देन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम लोग याद रखेंगे, और के जो है वो है अपना वेव वेक्टर, और इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, सो के इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर म्यू इंटू ई। ठीक है, so here we actually replace and we see that this is the intrinsic impedance relation. So यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों को intrinsic impedance को डिफाइन करना है, and you have to just find out a relation for it, and probably it will be around 2 to 3 marks. So एक बहुत ज़रूरी important बात जो है वो है velocity. So we are going to talk about the velocity of the electromagnetic waves in today's class. That's the first thing that we are going to do. So the topic is velocity of electromagnetic waves. So last class में हम लोगों ने देखा and we already know that जब भी हम लोग म्यू और एप्सिलॉन को मिला देते हैं वहाँ पे हम लोग उसको velocity बोल सकते हैं, because the dimensions will be in terms of velocity. So अगर हमारे पास एक वैक्यूम रहता है और वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं म्यू और एप्सिलॉन की, that means it will be म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, और हमें उस जगह मिलेगा velocity of or the speed of light. ठीक है, so before we start, maybe I can just give you some basics here. So यहाँ पे जो हम लोगों ने डिराइव किया था अभी तक, ये रिलेशन में हम लोगों को मिला है velocity is equal to 1 divided by root over of mu epsilon. ये velocity हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं ये रिलेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी पता है जो एप्सिलॉन आर होता है, which is nothing but the relative permittivity, is equal to epsilon, okay, which is the permittivity in medium, divided by epsilon naught, which is the permittivity in free space. So ये सारी चीज़ें याद रखनी है, और जब आप लोग एग्ज़ाम में भी लिखोगे तो इट्स important that you explain these terms, that's very important. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर भी, so that you remember this. Epsilon r is relative permittivity. I think it's very obvious because we have taken a ratio, so it's relative permittivity. ठीक है, उसके बाद अपना जो ये एप्सिलॉन रहेगा ये रहेगा permittivity in medium, राइट. सो हम लोग अभी अगर रियलिटी की बात करें तो हर जगह वैक्यूम तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ मीडियम रहेगा. सो ये परमिटिविटी इन मीडियम को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं. ये हो गया परमिटिविटी इन मीडियम. उसके बाद आ गया अपना एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. तो फ्री स्पेस का मतलब है हम लोग वैक्यूम की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट होगी तो वो भी 3 × 10⁸. ठीक है, और ये रेशियो ले लिया इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी. सो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, चेंजेस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेरे को एप्सिलॉन चाहिए, तो आई कैन जस्ट राइट इट डाउन एज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर. ओके, नाउ सिमिलरली हम लोग परमिएबिलिटी की बात भी कर सकते हैं, और परमिएबिलिटी में होता है अपना म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट. मतलब हम लोग म्यू को लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट. तो हम लोगों को यहाँ दो रिलेशन मिल गए, एक एप्सिलॉन का एक म्यू का, और अपने पास वेलोसिटी रहा ये. सो दैट मीन्स वी कैन इजीली राइट डाउन द रिलेशन फॉर वेलोसिटी. v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर म्यू आर म्यू नॉट epsilon r epsilon naught. So I think you already got the hang of it, right? It's not very difficult. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर. ठीक है, और अपने को पता है कि 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस में परमिटिविटी है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट को ही रिप्रेजेंट करेगा. मतलब वी कैन सिंपली राइट इट डाउन एज देयरफॉर v which is the speed in the medium is equal to, ये वाला है c मेरा, this is nothing but the speed of light. I can simply write it down as c divided by root over of mu r epsilon r. So ये जो स्पीड वाला रिलेशन है इसका आप लोग एक बना लो, राइट, नोट बना लो इसका, ये ज़रूरी है. इट्स वेरी सिंपल, एंड इन केस इन आस्किंग दिस क्वेश्चन थोड़ा मार्क्स मिलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को. अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो अपना म्यू आर है ना, एज म्यू आर
इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 ही रहने वाला है, बिकॉज आप लोग यहाँ देख सकते हो म्यू नॉट क्या है इन फ्री स्पेस, म्यू क्या है इन मीडियम, तो मीडियम वाला हमेशा ज़्यादा होने वाला है फ्री स्पेस से। सो व्हेन यू डिवाइड इट, यू नो दिस इज वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसी लॉजिक के हिसाब से एप्सिलॉन आर जो है वो भी है मेरा ग्रेटर देन 1। सो अगर हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, देखो ये ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब मेरा जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगा, और ये जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम डिवाइड करेंगे कोई एक वैल्यू से। सो ऑब्वियसली ये जो v का वैल्यू होगा ना, ये स्पीड ऑफ लाइट से कम होने वाला है। दिस इज वेरी मच लॉजिकल, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। ये तो डिफिकल्ट नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट है अपना 3 × 10⁸, और समझ लो इसको तुमने डिवाइड किया 10 से, लेट्स से रूट ओवर ऑफ म्यू और एप्सिलॉन आर इज 10 विच इज ग्रेटर देन 1, तो मेरा जो v का वैल्यू आएगा ना, ये आएगा 3 × 10⁷। इसका मतलब ये ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट से कम है, और स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो भी नहीं सकता, नहीं तो ये फिजिकली पॉसिबल भी नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग एक कंक्लूजन यहाँ लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 इन, अभी हम लोग कौन सा एनालाइज कर रहे हैं, आइसोट्रोपिक मीडियम। सो हम लोग लिखेंगे 10 इन आइसोट्रोपिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कंडक्टिंग लिखना पड़ेगा बिकॉज हम लोग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग मीडियम, द वेलोसिटी ऑफ, ये कंक्लूजन है, और जब भी आप लोग एग्जाम में लिखोगे कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है, ऑफ EM waves is less than that in free space, मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं इन फ्री स्पेस। एक बार रीड आउट कर देता हूँ, हैंड राइटिंग इतना सही नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। Thus, in isotropic non-conducting medium, the velocity of electromagnetic wave is less than that in free space. So, question क्या हो सकता है? Show that the velocity of electromagnetic wave in a dielectric medium or a non-conducting medium is always less than the speed of light in free space. ठीक है? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोगों को ये रिलेशन बस बताना है, दैट्स इट। तो अगर आप लोगों को यही पता है तो यहाँ से यू कैन स्टार्ट एंड देन यू कैन इजीली शो दिस, ओके। इट्स अ वेरी सिंपल डेरिवेशन, एकदम डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को वेलोसिटी पता है तो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता होगा, बिकॉज देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो अपना जो अगला टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, हम लोग पहले डेफिनेशन से चालू करेंगे। बाय डेफिनेशन वेरी सिंपल, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखोगे तो देखो इजी हो जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक में भी हम लोग कंडक्टिंग मीडियम की बात करने वाले हैं, एंड यू विल सी दैट देयर इज ऑलवेज अ सिमिलैरिटी बिटवीन दिस एंड द नेक्स्ट टॉपिक, c/v। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो गया। अभी हम लोगों ने हर चीज़ के लिए एक ना एक रिलेशन तो निकाल के रखा हुआ है, वो यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो n = c/, अभी v मेरा क्या है, पिछले वाले में हम लोगों ने देखा है, दिस इज c/√ओवर ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो वो बैठा देते हैं, फिर मिल जाएगा अपने को। सो दिस विल बी c/√ओवर ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो अपना c कैंसिल हो गया, और ये म्यू आर एप्सिलॉन आर ऊपर चला गया। सो दिस विल बी √ओवर ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। सो ये बेसिकली होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बट अगर हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम लेते हैं ना, ये जो म्यू आर है दैट मीन्स परमिएबिलिटी, ओके, इट्स 1 एक्चुअली, ओके। सो दिस इज समथिंग विच इज द बेसिक रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज। सो यहाँ पे थोड़ा हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई के लिए, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ोगे तो ठीक है, बट स्टेटमेंट देना ज़रूरी है। So the statement is, but for non-conducting medium, ये जो म्यू आर है ना अपना, ये 1 है, ठीक है। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, therefore n = √ओवर ऑफ एप्सिलॉन आर।
ये काफ़ी पॉपुलर रिलेशन है, आप लोग अगर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दोगे देखोगे ये बहुत काम में आने वाला है. सो दिस स्क्वायर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू नथिंग बट द परमिटिविटी. परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में भूलना नहीं है. तो मैंने जहाँ पे भी बॉक्स बनाया, यू नो दीज रिलेशंस आर इम्पॉर्टेंट इन, यू आर सपोज टू रिमेंबर दीज. ओके, तो याद रखना है. क्वेश्चन माइट बी शो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो ये सब देखो, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग पार्ट बाय पार्ट, एंड देन यू नो व्हेनेवर आई एम आस्किंग यू इन एग्जाम, क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से कि क्या एग्जैक्टली पूछा है, उसके हिसाब से ही डिराइव करना है. तो जब भी आप लोग एग्जाम में लिखोगे ये ध्यान रखना है कि इधर उधर का नहीं लिखना है. जो चीज़ पूछा नहीं है वो मत लिखो कभी, जो पूछा है वही लिखना है, सो दैट यू नो यू सेव टाइम एंड यू डू जस्टिस टू द मार्क्स. कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोगों को मैं 5 मार्क का क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों ने 2 लाइन लिखा होगा, तो यू नो दैट विल बी लाइक मार्क इतना मिलेगा नहीं. तो ज़रूरी है कि आप लोग क्वेश्चन देखो, मार्क्स देखो, उसके हिसाब से आंसर करो. तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक, अभी जो टॉपिक है और एक ब्रॉड टॉपिक लेने वाले हैं. यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपागेशन. तो अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कंडक्टिंग मीडियम में कैसे प्रोपागेट करता है. सो द टॉपिक अभी या थोड़ी देर पहले बताया उसमें म्यू आर क्या था और एप्सिलॉन आर क्या था, वो परमिटिविटी और वो. ये वाला बोल रहे हो. हाँ, ये म्यू आर क्या है म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी. और चेक ये दिस, यहाँ पे बताया मैंने, ये देखो. अभी एप्सिलॉन आर क्या लिखा है, रिलेटिव परमिटिविटी, राइट. जब हम लोग म्यू की बात करते हैं ना, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं. अभी बेसिक चीज़ ये है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. जितने भी हम लोगों ने यू नो अंडर ग्रेजुएशन में आप लोगों ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ा है, आप लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेटेड कांस्टेंट रहता है वो होता है एप्सिलॉन, विच इज परमिटिविटी इन मीडियम. अगर हम लोगों के पास मीडियम का परमिटिविटी है और फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, इन दोनों का हम लोग रेशियो लेंगे, दैट विल बी रिलेटिव परमिटिविटी. बट अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, दिस विल बी परमिएबिलिटी. सो ये बेसिकली क्या है, म्यू आर जो है ना मेरा, ये परमिएबिलिटी है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इट्स द सेम थिंग, वन इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, वन इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स इट. परमिएबिलिटी ये वाला रिलेटिव है. सो इन अ सिमिलर वे अगर म्यू लिखूं तो ये रहेगा परमिटिविटी इन मीडियम, परमिएबिलिटी इन द मीडियम, और म्यू नॉट लिखूं तो परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस. जब भी एक चार्ज रहता है ना, इन जनरल लेट्स से चार्ज इज क्यू, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसका लाइन्स ऑफ फोर्स रहता है, राइट. दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो. स्टार्ट्स एट पॉजिटिव, एंड्स एट नेगेटिव, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स. सो सपोज मैंने एक मीडियम रख दिया बीच में, लेट्स से इट्स अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम. अभी ये लाइनें कितनी स्ट्रांग रहेंगी इसके अंदर, और बाद में जैसे जब लाइन इसके पार जाएंगी कितनी स्ट्रेंथ बची रहेगी, वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर मीडियम का परमिटिविटी कितना है फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड. एट द सेम टाइम अगर मैं ये यू नो चार्ज की जगह एक पोल रख दूँ, नॉर्थ साउथ पोल रख दूँ, एक मैग्नेट रख दूँ समझ लो, तो उसका भी रहेगा, वहाँ पे भी वो लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेंगे, तो वो हो जाएगा परमिएबिलिटी. दैट्स द डिफरेंस. तो ये आता है, ठीक है. ओके, सो अभी हम बात करेंगे प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम. सो अगर हम लोग एक मेटेलिक सरफेस लेते हैं, वो कंडक्टिंग मीडियम होता है. ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कितना कंडक्टिंग. अगर सपोज समझ लो कॉपर ले रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर. सो यू नो when we are studying this particular topic we are talking about such propagation. मतलब मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रेवल कर रहा है, बीच में अचानक से मैंने एक कॉपर प्लेट रख दिया, ये गोल्ड प्लेट रख दिया, वो कैसे ट्रेवल करेगा उससे, दैट इज़ व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज. सो ये टॉपिक बिल्कुल अलग है इन द सेंस कि हम एक इक्वेशन अभी यूज़ करेंगे जिसको आप लोगों को याद रखना है. आई एम गोइंग टू डिराइव दैट इक्वेशन पॉसिबली इन द नेक्स्ट क्लास, बट अभी के लिए हम लोग ये ले लेते हैं कि ये इक्वेशन हम लोगों को पता है, ठीक है. अगली क्लास में इसको डिराइव करेंगे.
सो अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक रहेगा इक्वेशन। तो द वेव इक्वेशन, तो ये लिखते हैं पहले, द वेव इक्वेशन फॉर ई बार इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इज गिवन बाय, और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखना है ई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर डेल स्क्वायर ई बार। तो आप लोग लैप्लासियन ऑपरेटर ले रहे हैं, बाद में हम देखेंगे कि वी आर जस्ट कंसीडरिंग द जेड डायरेक्शन, सो जस्ट टेक डेल डेल जेड माइनस म्यू सिग्मा, एंड देन दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव डेल ई बार डेल टी, ये डिराइव करेंगे हम लोग, ठीक है, बट नॉट नाउ। म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मार्क कर लेते हैं नंबर 1। तो अपने पास ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन वही है जो पहले भी किया था हम लोगों ने। वी आर जस्ट गोइंग टू टेक एन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन और ट्रायल सोल्यूशन जो बोलते हैं हम लोग, द सोल्यूशन ऑफ, और इनफैक्ट हम लोग जब ये मैथमेटिकल फिजिक्स वगैरह करते हैं ना, तो हम लोग ये सब इक्वेशंस की सोल्यूशन निकालते रहते हैं। So that's the reason that we really don't go into the detail of finding out the solution. The solution of the above equation for electromagnetic wave, ये ज़रूरी है, प्रोपागेटिंग इन द जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला हम लोग सिर्फ जेड डायरेक्शन की बात करेंगे अभी, इजी रखने के लिए चीज़ों को। प्रोपागेटिंग इन जेड डायरेक्शन, ओके, क्या रहेगा ये, ई बार इज इक्वल टू ई नॉट, ये लास्ट क्लास में भी किया था हम लोगों ने, e टू द पावर i, दिस इज के जेड माइनस ओमेगा टी। सोल्यूशन के फॉर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। नंबर 2, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, ये हो गया। अभी ये जो e है ना, इसको हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन एज यूजिंग 2 in 1। सो ये सिंपल है, वी कैन जस्ट राइट इट डाउन एज डेल स्क्वायर, ई की जगह लिखेंगे ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, माइनस, डेरिवेशन सिंपल है लेकिन लंबा है, इसीलिए व्हेन यू डू इट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग स्टेप्स मिस ना करो। डेल डेल टी ऑफ ई अगेन, तो ई का जो है ये रहेगा ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। सोल्यूशन का मतलब ये है कि वी हैव अ फॉर्म ऑफ ई एंड इफ यू पुट दैट ई दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, वही तो सोल्यूशन होता है ना बेसिकली, तो वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। माइनस म्यू एप्सिलॉन, दिस इज डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर इंटू ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द जेड डायरेक्शन। सो अपना जो ये डेल्टा स्क्वायर है ना, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे इन द सेंस आप लोगों को भी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट डिलीट इट। वी हैव ऑलरेडी डन इट वंस इन द लास्ट टू लास्ट क्लास इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। हम लोग सिर्फ जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर जस्ट गोइंग टू टेक इट टू बी डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, दैट्स इट। स्क्वायर है, इसीलिए वो जो k वाला टर्म है ना, वो गायब हो जाता है, नहीं होता इस पर। सो दिस इज द एंटायर रिलेशन वी हैव। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिफरेंशिएट इट। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, z किस z का है, z यहाँ पे है। सो इफ यू डिफरेंशिएट इट वंस यू विल गेट i into k in front, okay। So just remember some standard derivative, that's very important. Suppose del del z of e to the power I k z, so what will be this, e टू द पावर आई के जेड तो रहेगा, और ये z के साथ डिफ्रेंशिएट है, मतलब ये जो कांस्टेंट है आगे आ जाएगा आई के। ये एक बार हो गया, अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही होगा, सेम चीज़, आई के तो था, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज सम बेसिक्स विच वी नीड टू रिमेंबर। सो अगर इसको ऐसा करेंगे हम लोग, वी आर जस्ट गोइंग टू डिराइव इट, ओके। सो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको करके देखते हैं आप लोगों को क्या कैसा फॉर्म मिल रहा है यहाँ पे।
सो व्हेन वी डिफरेंशिएट इट, पहला वाला था ई नॉट, तो रहेगा वो कांस्टेंट है, राइट, एंड सेकंड, सो ई नॉट तो रहेगा, वो वाला कांस्टेंट है, एंड देन वी आल्सो हैव ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए इट्स आई के होल स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट है जेड के आगे वो निकल जाएगा, और हम लोग जेड के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए जस्ट इसका निकलेगा, ये वाला तो कुछ नहीं होने वाला, दैट विल बी जीरो, राइट। देन माइनस अपना जो सेकेंड टर्म था, अगर आप लोग अपने कॉपी में देखोगे, नोट किया होगा आप लोगों ने लास्ट स्लाइड, दिस इज म्यू सिग्मा, वो तो ऑलरेडी है। उसके बाद ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, ये भी रहेगा, इनटू देखते हैं डेल डेल टी, तो डेल डेल टी मतलब आई तो यहाँ है और टी का कोफिशिएंट माइनस ओमेगा है, मतलब टी का टोटल कोफिशिएंट है माइनस आई ओमेगा। एक ही बार डिफरेंशिएट किया है तो एक ही बार लिखेंगे इसको, सो दिस विल बी माइनस ऑफ आई ओमेगा। ये हो गया दूसरा टर्म। थर्ड टर्म में क्या है मेरा, अगेन माइनस, एंड दिस इज म्यू एप्सिलॉन। एक म्यू सिग्मा है, एक म्यू एप्सिलॉन है, कंफ्यूज मत करना, लिखना मत गड़बड़, गड़बड़ लिखोगे तो आंसर गड़बड़ आने वाली है। ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। अभी इसको देखते हैं दोबारा, यहाँ पे डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर डबल डिफ्रेंसिएशन है इसका, और ये क्या है माइनस आई ओमेगा, मतलब माइनस आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये, दिस विल बी माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। दैट्स इट, अभी हो गया, अभी तो सिंप्लीफाई करना है बस। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें कॉमन है यहाँ पे, कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है, ये यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, ये तीनों में कॉमन है ये। सो ये कॉमन वाला जो पार्ट है ना, ये अंदर ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं हम। सो ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, ये ले लिया। उसके बाद अंदर जो बाकी बचा, बाकी में क्या बचा अपना, वन इज आई के स्क्वायर, सो आई के स्क्वायर यू नो इट्स नथिंग बट आई स्क्वायर के स्क्वायर, राइट, ओके पूरा लिख लेते हैं पहले, आई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस दिस इज म्यू सिग्मा माइनस आई ओमेगा। सो एक माइनस है यहाँ पे, एक माइनस है यहाँ पे, एक माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, म्यू सिग्मा आई ओमेगा हो गया ये। उसके बाद ये माइनस है और ये वाला माइनस का स्क्वायर है, तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो ये जस्ट कीप दिस इज माइनस एंड दिस विल बी आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आई मतलब मेरा इमेजिनरी नंबर, आई मीन्स रूट ओवर ऑफ माइनस वन, राइट, ये तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अभी देखो ये इक्वेशन जो है ना, ये सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये पूरा का पूरा वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये तो जीरो नहीं हो सकता। तो ओनली चांस फॉर दिस इक्वेशन टू बी जीरो इज दैट द ब्रैकेटेड टर्म शुड बी मोर और लेस जीरो, राइट। सो अगर ब्रैकेटेड टर्म को अपने को जीरो लेना है, मतलब दिस वुड बी, दिस टर्म वुड बी जीरो, तो दिस टर्म वुड बी जीरो, मतलब आई स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस वन है, आई रूट ओवर माइनस वन है, तो आई स्क्वायर हो गया माइनस वन। सो ये हो गया माइनस के स्क्वायर प्लस दिस इज म्यू सिग्मा आई ओमेगा, इस पर तो कुछ चेंजेस नहीं है, ये आई स्क्वायर फिर से माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो इट विल बी प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये जो अपना k है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, इट इज रिप्रेजेंटिंग द वेव इन अ डायमेंशनल स्पेस, सो दिस विल बी एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट वी कैन राइट डाउन द टर्म ऑफ k स्क्वायर। सो इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, इसमें माइनस है, तो इसको एक साइड ले लिया और बाकी और एक साइड ले लिया, तो ये हो जाएगा अपना म्यू सिग्मा आई ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन, ओके, यहाँ पे कुछ छूटा मेरा, म्यू एप्सिलॉन, राइट, दिस म्यू एप्सिलॉन आई हैव नॉट रिटन इट हियर, सो यहाँ पे एक रहेगा म्यू एप्सिलॉन, ठीक है, ये मत छोड़ना, गलती से लिखा नहीं है मैंने, म्यू एप्सिलॉन, सो दिस इज म्यू एप्सिलॉन इनटू ओमेगा स्क्वायर। सो ये आ गया मेरा एक रिलेशन, और हम इसे अब मार्क करेंगे एज 3। अभी ये k है क्या, k is actually the wave vector no doubt, but then this is actually a complex number, okay, so k is a complex quantity, so we'll just analyze it in that way. Now k is a complex quantity, ठीक है,
तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मतलब इस पे तो एक आइटम भी रहेगा। सो अगर हम लोग जनरली एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लिखते हैं तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे k इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। सो अगर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किया है आप लोगों ने, एंड यू हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड एनालिसिस इन योर अंडर ग्रेजुएशन एज वेल एज इन योर क्लास 11-12, ठीक है, तो आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, के स्क्वायर चाहिए ना, तो आई जस्ट स्क्वायर इट आउट। सो इफ आई जस्ट स्क्वायर दिस वुड बी के स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस आई बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा आई बीटा। आई होप समझ गए। यहाँ पे भी इस साइड पे भी स्क्वायर कर दिया, तो एक्सपांड कर दिया, तो ये आ गया रिलेशन। सो इफ यू टेक दिस वी हैव इट एज देयरफॉर k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये आ गया मेरा रियल टर्म, राइट, के स्क्वायर है ये, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और जो मेरा इमेजिनरी टर्म है वो है प्लस आई, और आई के साथ है 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। नंबर 4। अभी देखो ये जो रिलेशन 3 और 4 है ना, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। ये दिख रहा है, एक रियल है एक इमेजिनरी है, एक पार्ट। सो वी कैन जस्ट कंपेयर दिस रिलेशन 3 and 4, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी आर गोइंग टू कंपेयर 3 and 4, राइट। सो comparing the real and imaginary part of part of 3 and 4, 3 and 4, ओके। सो देखो यहाँ पे देखो ये के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है, इसमें रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा। सो यू कैन जस्ट डू द कंपैरिजन डायरेक्टली। सो हम लोग अगर रियल पार्ट लेंगे, इसका जो रियल पार्ट है वो है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 4 का, और 3 का जो रियल पार्ट है वो रहा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। सो दिस वुड बी म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं नंबर 5। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को अगर लेंगे तो ये रहेगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ये वाला आई तो छोड़ दिया, इमेजिनरी पार्ट में हम लोग बोल रहे हैं कि इमेजिनरी जो नंबर है उसका कोफिशिएंट क्या है, 2 अल्फा बीटा है, इज इक्वल टू इसका जो है वो है म्यू सिग्मा इंटू ओमेगा, राइट। सो ये आ गया म्यू सिग्मा और ओमेगा। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि अल्फा और बीटा मेरे को नहीं पता है, मेरे को सॉल्व करना है। सो यू नो वी हैव 2 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ म्यू सिग्मा ओमेगा, ओके, and we have alpha and beta, so we can easily solve. There are 2 unknown variables alpha and beta, so mathematically अगर इन दोनों का सोल्यूशन निकालना है तो मेरे पास 2 इक्वेशन होने चाहिए, तो अपने पास है 2 इक्वेशन। सो यहाँ से ये वाले दूसरे वाले से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू म्यू सिग्मा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा, दैट्स नंबर 5, और ये 6 ले लेते हैं, ठीक है, और ये 7 भी ले सकते हैं, ठीक है, मे बी वी कैन यूज दिस लेटर, तो इसको 6 रखते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो 7 है ना, ये बीटा मिल रहा है यहाँ पे, 5 में मेरा ऑलरेडी एक बीटा है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरे को 2 अल्फा टर्म में मिल जाएगा, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो कॉपी कर लेते हैं अगले पेज के लिए, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो। जस्ट कॉपी दिस डाउन। सो हम लोगों को लास्ट स्लाइड में ये मिला, right, we have got these 2 relations, let's just use them, okay। So what we are going to do now is using 7 in 5, ठीक है, just mathematical relations है, ठीक है, इतना कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिस करना है, that's it। using 7 in 5, so हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। so this will be alpha square minus beta square, so beta मेरा है mu sigma omega divided by 2 times alpha whole square is equal to mu epsilon omega square। और ओमेगा एप्सिलॉन और सिग्मा में कंफ्यूज मत होना, wherever there is epsilon write epsilon, whenever there is sigma just make sure you write down sigma, that's very important, ठीक है।
सो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको एक्सपांड करते हैं, खोलते हैं पूरा ब्रैकेट, अल्फा स्क्वायर माइनस दिस इज म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फा होल स्क्वायर, मतलब 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक एन एलसीएम, सो ये होगा 4 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, मतलब एलसीएम ले लिया ना, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब 4 अल्फा स्क्वायर स्क्वायर, राइट, माइनस ये वाला आ गया म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी एलसीएम ले लिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस साइड पे, सो वी कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन एज म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोगों को मिल रहा है। तो ये देखोगे अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसे बताता हूँ अभी। So what we are going to do now is we are going to bring everything on one side and on the other side it will be 0. So ये रहेगा 4 अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है, और हम लोग 4 वाला ले लेते हैं पहले, so that you know you can write it down in that form, माइनस यहाँ पे देखो ये 4 है ना, so ये वाला टर्म हम लोग उस साइड ले लेते हैं। So what you can do is 4 का भी स्क्वायर ही है, so we can just take it like this 4 म्यू एप्सिलॉन, ठीक है, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर, इसको एक साथ ले लिया और अल्फ़ा स्क्वायर को अलग से ले लिया, अल्फ़ा स्क्वायर को अलग से ले लिया, बाकी सारे टर्म को एक साथ ले लिया। देन वी हैव गॉट माइनस, ओके, दिस इज म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी आप लोगों को तो याद ही होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म का फॉर्म कैसा रहता है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं अपने पास ऐसा रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो x जो है अपना ये है अल्फा स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। सो ये याद रखना है। तो हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट एंड मे बी इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू, कैन इजीली रिमेंबर, रिकॉल करना है ये सब। a इज इक्वल टू 4 प्लस बी एक्स है, यहाँ पे एक माइनस है तो विल ऑब्वियसली टेक इट इन टर्म्स ऑफ माइनस, b रहेगा मेरा माइनस 4 टाइम्स म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, अल्फा स्क्वायर एक्स है, हाँ, अल्फा इज नॉट एक्स, अल्फा स्क्वायर इज एक्स इफ यू लुक इनटू दिस फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मेरा सी है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है मतलब सी इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये भी ज़रूरी है, एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अभी आप लोग कंपेयर कर सकते हो, एक्स की जगह अल्फा स्क्वायर बैठा दो, ए की जगह 4 बैठा दो, यू आर गेटिंग दिस एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें ए बी सी मिल रहा है, एक्स भी मिल रहा है, दैट मीन्स दिस विल एक्चुअली गिव मी द सोल्यूशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, द सोल्यूशन इज, ओके, इफ यू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। ये वाला मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है जो आप लोगों ने पहले भी किया होगा। तो यहाँ पे मेरे को खाली रिप्लेस करना है करस्पॉन्डिंग टर्म। सो एक्स तो नहीं है अपना, अपना है ए अल्फा स्क्वायर, सो एक्स की जगह आएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और रिप्लेस कर लेते हैं सब। सो b की जगह आएगा माइनस एंड देन इट इज़ माइनस ऑफ b, सो b की जगह आएगा माइनस ऑफ 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए क्या है अपना 4 है, सो 4 इंटू 4 इंटू सी, सो सी यहाँ पे भी माइनस ही है, बट वी कैन एक्चुअली राइट इट डाउन प्लस हियर डायरेक्टली, यहाँ लिख देते हैं प्लस, ये माइनस है ना तो ये प्लस हो गया, विच इज़ म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट।
ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए क्या है 4 है, सो 2 टाइम्स इक्वल टू 4। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। सो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, मेरे को यहाँ से एक 4 मिल गया। ओके, आई जस्ट एक्सपांड इट रादर सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज। ओमेगा स्क्वायर, दिस इज प्लस माइनस, यहाँ पे देखो ये ज़रूरी है समझना, ये माइनस है, यहाँ पे देखो ये 4 है, ये 4 स्क्वायर है, यहाँ पे 4 इंटू 4 ये भी 4 स्क्वायर है, ठीक है। म्यू स्क्वायर भी है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसमें नहीं है, सो म्यू है। ओके, लेट मी जस्ट राइट डाउन वन मोर लाइन एंड देन आई थिंक आई डू इट इजी रहेगा। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, देन वी कैन राइट डाउन म्यू स्क्वायर, then we can write down epsilon square, and then we can write down omega to the power 4 प्लस ये वाला फिर से 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, स्क्वायर क्यों ले रहे हैं बिकॉज इसको रूट के बाहर लेना है ना, इसीलिए म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, नहीं तो हम लोग 16 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट्स ऑल। सो अगले पेज में जाते हैं। सो वी हैव इट नाउ, एंड देन उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं इसको कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कॉमन ऐसा लेंगे हम लोग, ये तो 4 हो गया, दिस इज म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस, अभी यहाँ देखो 4 स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, म्यू स्क्वायर यहाँ भी है, 4 स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बाहर ले लिया 4 हो गया, म्यू स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो म्यू हो गया, एप्सिलॉन यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो इसको कॉमन नहीं ले सकते, ओमेगा टू द पावर 4 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ओमेगा स्क्वायर को हम लोग ले सकते हैं, सो ओमेगा हो गया, सो 4 म्यू ओमेगा बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और अंदर क्या बचेगा, 4 ले लिया, म्यू ले लिया, एप्सिलॉन स्क्वायर बच गया, और ओमेगा स्क्वायर ही लिया था तो ओमेगा स्क्वायर तो बच गया, ओमेगा स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ से क्या लिया था 4 स्क्वायर हो गया, म्यू स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, जो सिग्मा स्क्वायर बचा है तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जरूरी। ओके, सो ये 4 है, ये 4 है, कॉमन ले लिया, यहाँ कैंसिल हो गया तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे, जस्ट राइट इट डाउन एज म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस, राइट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे म्यू ओमेगा रूट ओवर, ये जो है ना हम लोग यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, देखेंगे बाद में क्यों कर रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा मेरा, पहला रिलेशन से बचा 1, और दूसरे वाले में तो है ही नहीं तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, इट विल बी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। आई टेल यू व्हाई वी आर डूइंग दिस, विल अंडरस्टैंड इट लेटर, डिवाइडेड बाय, ये 2 हो जाएगा बिकॉज 4 कॉमन ले लिया था, 4 और 8 का कैंसिल हो गया तो ये 2 हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो इसको अगर ब्रैकेट के बाहर लेते हैं, सो दिस वुड बी म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस म्यू, ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा तो ओमेगा हो जाएगा, और बाहर ऑलरेडी एक ओमेगा बैठा हुआ है, सो इट्स ओमेगा स्क्वायर, और एप्सिलॉन स्क्वायर बाहर आएगा तो एप्सिलॉन हो जाएगा, दिस वुड बी रूट ओवर ऑफ 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी इसका जो फाइनल फॉर्म है ना वो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये देखो सब मैकेनिकल है, इजीली है एकदम, आप लोग करते जाओगे तो देखोगे होता जाएगा, ये ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बट जस्ट स्टेप्स में गड़बड़ी नहीं करनी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन है ना, तो इसके वजह से हम लोगों ने इसको बाहर लिया है ऐसे करके। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक दिस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट डाला, 1 आ गया पहले वाले टर्म से, प्लस माइनस दूसरे वाले से खाली आएगा रूट का टर्म, बाहर का टर्म तो कॉमन है, 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, दैट्स इट।
डिवाइडेड बाई 2, यहाँ हाफ लिख देते। तो ये हमारा अल्फा स्क्वायर निकल गया, मतलब अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू, इसका रूट लेना है, इस साइड का रूट लेना है मेरे को, और अल्फा स्क्वायर ये है, ये मेरा अल्फा स्क्वायर है, ध्यान रखो। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा √2 नीचे है, और ये म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर है, सो ओमेगा स्क्वायर का अगर रूट लेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, और बाकी वाले आ जाएंगे रूट के अंदर, दिस विल बी म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सिंपल स्टेप्स। और ब्रैकेट में वाला टर्म तो है ही, 1 प्लस माइनस √1 प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर होल थिंग टू द पावर हाफ, इसका रूट, सो जस्ट गोइंग टू टेक इट टू द पावर हाफ। ये है मेरा रिलेशन 8, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, ऐसा नहीं है कि फटाफट हो जाएगा, बट वी विल कीप डूइंग, ओके। अब 5 मिनट करते हैं, थोड़ा देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सिमिलरली ओके, राइट, सिमिलरली बीटा जो है ना, बीटा को भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, आई जस्ट टेल यू इन शॉर्ट, बट आप लोग डिटेल में बाद में कर सकते हो, नहीं करने की ज़रूरत है, एग्जाम में नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज इट्स द सेम रिलेशन। व्हाट हैपेंस विद बीटा इज, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर के लिए सॉल्व किया ना, यहाँ पे हम लोग बीटा के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ यू लुक हियर, अल्फा स्क्वायर के लिए यहाँ बैठा है, बीटा के लिए यहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे अल्फा को रिप्लेस कर देंगे। इस अल्फा को कहाँ से रिप्लेस करेंगे, यहाँ वाला लेकर रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन टेक इट बीटा ऑन दिस साइड एंड देन वी कैन रिप्लेस इट, एंड देन वी विल एक्चुअली गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बीटा। तो अगर उसको सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोगों को एक्चुअली एग्जैक्टली सेम रिलेशन मिलने वाला है, आप लोग चेक कर सकते हो, बट एनीवे वी आर नॉट डूइंग इट, एंड फॉर एग्जाम पर्पस ऑल्सो यू रियली डोंट नीड टू डू इट। आप लोग जस्ट लिख सकते हो सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2, ये सेम रहेगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ना, ये 1 की जगह -1 हो जाएगा, that's the only difference that you are going to get, so you don't need to worry, you don't need to derive for beta, ठीक है। अल्फा वाला करोगे काफ़ी है, नहीं तो डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ये सेम रहेगा, एंड दिस विल बी रिलेशन 9। नंबरिंग ज़रूरी है, सही से करना, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, k जो है वो मेरा वेव वेक्टर है, उसका जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा है, जो मेरे पास अननोन है। अभी मैंने अल्फा और बीटा जो निकाला ना, वी हैव रिटन इट इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक कंडक्टिंग मीडियम की बात कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि उस कंडक्टिंग मीडियम में उसका परमेबिलिटी कितना है, उसका परमिटिविटी कितना है, उसका कंडक्टिविटी कितना है, तो मेरे को सब पता है, मतलब अल्फा आई नो, बीटा ऑल्सो आई नो, दैट इज़ द रीज़न वी आर डूइंग इट, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नाउ हम लोग जब वो रिलेशन लिखेंगे ना, जो सोल्यूशन लिखा था, ई बार, विल जस्ट गो बैक टू दैट, इज इक्वल टू ई नॉट बार इंटू ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये मेरे को था, बट मैंने बोला कि के का फॉर्म इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा है, सो आई कैन जस्ट राइट इट डाउन एज ई नॉट into e to the power I. In place of k, I can write it down as alpha plus I beta. Okay, and I can write down z minus omega t. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और इसको और थोड़ा करेंगे तो we can write it down as e to the power I. अभी अल्फा बीटा को अलग कर देते हैं, ठीक है। सो I into alpha into z, so this will be I alpha z हो गया, माइनस हो जाएगा बिकॉज आई इंटू आई इज आई स्क्वायर, सो इट इज -1, तो बीटा जेड, सो माइनस बीटा जेड माइनस, इसमें एक आई इधर भी है, तो इट विल बी आई ओमेगा टी, ठीक है। रिलेशन को हम कुछ ऐसा लिखेंगे। सो आई जस्ट लाइक टू स्टॉप ऑन लास्ट थिंग, अदरवाइज इट विल बी बिट कंफ्यूजिंग। सो अगर इसको हम लोग और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो वी कैन राइट डाउन दिस एज ई बार इज इक्वल टू ई नॉट, नो प्रॉब्लम, into e to the power माइनस बीटा जेड। हम लोग इमेजिनरी और रियल को अलग कर रहे हैं अभी, e to the power I अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी, राइट। सो इफ यू जस्ट गो बैक हियर,
बीटा जेड को अलग ले लिया और आई को कॉमन ले लिया, अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी ले लिया, ठीक है। तो बीटा और अल्फा को अलग कर दिया। और ऑल्सो वी कैन राइट इट डाउन एज, हम लोग तो जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडिया, ई जेड इज इक्वल टू, दिस इज ई नॉट e to the power I alpha z minus omega t, this will be divided by, because ये e to the power माइनस बीटा z है, तो ये अगर नीचे चला गया तो e to the power बीटा z हो जाएगा। इसे हम मार्क करेंगे नंबर 10। In the next class tomorrow we are going to continue from here. I'm going to give you a very short brief of whatever we have done in today's class.